सर आपके ख्याल में कानून के मुताबिक फ़ैसला तो आया, लेकिन कानून के मुताबिक करने के लिए और क्या-क्या किया गया? साफ मुहैया किसी एक अदारे की वजह से नहीं होता, पूरा एक निज़ाम रखता है, अपना वडेरा सिस्टम रखता है। उन्होंने पैसे लेके अपने बेटे की लाश को बेच दिया है और उस पे ना कोर्ट कुछ कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना कानून कुछ कर सकता है। लगता यह है कि शवाहद का सही जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने पैसा लगाया और पैसे की सर पे ये सारी गेम खेली। तकरीबन मर्डर की जो कत्ल की वो तकरीबन 50 लाख के करीब बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद वकला बरादरी से हम बात करेंगे हम शाहरुख जतोई केस के हवाले से जो जहाँ ज़ेब का कत्ल हुआ। 10 साल ये कोर्ट्स में केस चला, मुतादिद बार हर कोर्ट में आता और जाता रहा, लेकिन 10 साल बाद ये इख्तिताम पजीर हुआ। चारों मुल्ज़िमान जो है वो बरी कर दिए गए हैं। सुलह दोनों फैमिलीज़ में हो चुकी थी और जो दहशतगर्दी की दफ़ात थी वो लगी हुई थी, तो इसलिए जो है वो जेल में मौजूद थे और जेल के अलावा मुबैना तौर पर बाहर भी नज़र आते रहे, विक्ट्री का निशान बनाते रहे। मतलब एक शख्स का कत्ल करने के बावजूद उनकी आंखों में कोई भी शर्मो हया मौजूद नहीं थी। तमाम पब्लिक की अफिलिएशन है इस केस के साथ। तो नाज़रीन यहाँ पर वकला बरादरी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कानूनी तौर पर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और कौन सी पेचीदगियाँ हैं, उनसे जानेंगे केस के बारे में और केस की पेचीदगियों के बारे में और फैसले के हवाले से बात करेंगे और दीयत का कानून है क्या, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो एडवोकेट मलिक अजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जानेंगे कि केस असल में है क्या, इसमें कौन कौन सी दफ़ात लगी और किस किस तरीके से ये जो किस किस कोर्ट में चलाया गया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम। अस्सलाम, थैंक यू, कोई इशू नहीं। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये वाक़या हुआ 2012 में, तो एक आम एफ़आईआर जैसे रूटीन में कत्ल की होती है, वो एफ़आईआर काटी गई 302 के तहत, अंडर सेक्शन 302 ऑफ पीपीसी। उसके बाद चूँकि सिविल सोसाइटी का भी प्रेशर आ गया और हमारे उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने सो मोटो भी ले लिया था इस मैटर पे, तो फिर जाके चूँकि प्रोसिक्यूशन को पता चला, पुलिस को पता चला कि मामला हाईलाइट हो गया, क्योंकि रूटीन में ऐसे ही होता है ना कि हमारे पुलिस का निज़ाम भी ऐसे है कि जब तक वो मामला सही हाईलाइट ना हो जाए उसमें काम भी नहीं होता। तो फिर जाके इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात जो है यानी कि 780A इसमें ऐड की गई और फिर मामला डेफिनेटली फिर दहशतगर्दी अदालत में जाना था। और असल वाक़या भी यही था कि एक रोड के ऊपर चलते एक आम मतलब बंदे को गाड़ी के अंदर यानी कि फायरिंग की गई रोड के ऊपर और उसको फायरिंग करके हलाक किया गया। एक सिर्फ क्या वडेरा निज़ाम चूँकि वहाँ पे है, एक जतोई ख़ानदान और तालपुर ख़ानदान जो कि वहाँ पे पूरा एक निज़ाम रखता है, अपना वडेरा सिस्टम रखता है, तो उसको एक वो नाफिज करना चाह रहे थे शायद। मैं तो ये उस सारे वाक़े में समझाऊँ कि वो उस बच्चे को नाहक कत्ल किया और ये डेफिनेटली वो एक रोड के ऊपर हो रहा था, खौफ व हरास आवाम में फैला, सिविल सोसाइटी में, तो दहशतगर्दी का मामला बनता था। तो फिर बाद में वो दहशतगर्दी की दफ़ात ऐड हुई, तो वो फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मामला चला गया। मुझे थोड़ा सा ये वाज़ेह करते चले कि जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चला गया, तो वो जो बच्चा था जहाँ ज़ेब साहब जो थे, उनके वालिद भी डीएसपी थे, पुलिस में थे, तो पुलिस के जो अफसरान हैं उनके लिए अपने एफआईआर कटवाना इतना मुश्किल पाकिस्तान में हो चुका है, तो आम आदमी किधर जाए? आम आदमी की एफआईआर कौन काटे? बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो सियासी ख़ानदान होते हैं या वडेरे ख़ानदान, वो पुलिस मुलाजमीन से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो ताकतवर होते हैं जी। अब देखें कि वो एक अनदर इशू 3 दिन बाद इस इतने बड़े साने की एफआईआर हुई, एक बच्चा जो है वो कत्ल हो रहा है रोड के ऊपर, सारी दुनिया ने देखा है, और उसके बाद उसमें भी प्रॉपर दफ़ात नहीं लगाई गई, फिर दहशतगर्दी की दफ़ात बाद में ऐड हुई और फिर उसमें हुआ क्या, फिर बाद में उसको शो करने की कोशिश की गई कि ये माइनर है, ये जुवेनाइल कोर्ट में जाना चाहिए। उसके लिए जब वो फिर बेसिकली पहले ये दुबई भाग गया था, कुछ दोस्त इसके गिरफ्तार हो गए, फिर वो जब सो मोटो लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसको रेड वारंट के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया और फिर वो जब गिरफ़्तार किया गया तो पाकिस्तान में जब आए तो उन्होंने फिर कहा जी एप्लीकेशन दे दी कि इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाए, ये तो माइनर है। तो वहाँ पे आके जब मामला आया तो वो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो भेज दी ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे जब रिपोर्ट आ गई कि जी वो माइनर नहीं है, तो वहाँ पे क्लियर होगी बात कि ये इसका ट्रायल जो है वो 780 है, दहशतगर्दी अदालत में ही चलना चाहिए। एटलीस्ट क्या हुआ कि वो सज़ा मतलब डेथ इम्प्रिजनमेंट उनको होगी 2 बंदों को और 2 को लाइफ हो गई। तो यहाँ पे आके मतलब ये सारी स्टोरी के बिहाइंड यही है
कि जब तक कोई भी आम आदमी जो है उसके पीछे पाकिस्तानी पूरी आवाम की ताकत ना खड़ी हो जाए उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। और ये हर केस में नहीं होता, इस तरह हज़ारों दुनिया है। आपको लगता है पूरी आवाम के खड़े होने के बावजूद, सिविल सोसाइटी के एप्लीकेशंस देने के बावजूद इंसाफ मिल पाया? लेकिन इंसाफ मिलना या ना मिलना वो तो एक अनदर चैप्टर ना जी। ये तो एक मामला है ना जी, यहाँ पे हज़ारों मामलात ऐसे हैं कि जो कि अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान। इंसाफ मुहैया नहीं किया जा रहा है इसका मतलब? वो क्या कहते हैं ना जी, मैं इसमें अक्सर ये कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने आप, मैं भी इस चीज़ में गिल्टी हूँ, समझ लें कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, इसी जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है, हम लॉ ऑफिसर हैं। तो प्रॉपर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का है कानून का इशू कि थोड़ा सा अमीर के लिए थोड़ा सा और होता है, गरीब के लिए काफ़ी और नहीं होता? कह सकते हैं, आप तो कह सकते हैं, लेकिन हम तो एक समझते हैं कि इसमें थोड़ा सा मज़ीद अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आनी चाहिए थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ी कोताहियां जो हैं, पहले पुलिस ने एफआईआर काटी, अगर काटी तो फिर उसके ऊपर दफात कौन सी लगाई, जिसे आम जबान में कहा जाता है कि हल्का पर्चा काटा या कोई भारी किस्म का पर्चा काटा। मुझे ये बताया कि जैसे शाहरुख जतोई को माइनर ट्राई किया गया कि इसको शो करे, अगर माइनर शो किया जाए तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अगर वो माइनर हो जाता तो उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो सकती थी उस वक्त। वो डेफिनेटली जुवेनाइल कोर्ट में जाना था मामला, तो उसका ट्रायल जो है अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत चलना था, उसको कैपिटल फिर पनिशमेंट नहीं होनी थी, वो मामला वहाँ पे दब जाना था। समझ तकरीबन कितनी सजा हो सकती थी मैक्सिमम? कैपिटल मीन्स ये कि उसको डेथ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती जुवेनाइल को, ठीक होगी बात, वो नहीं हो सकती, बाकी सजाएं तो हो सकती हैं। हो सकती हैं। इसी हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि शाहरुख जतोई साहब जो हैं, अब तो साहब ही हैं क्योंकि अब वो बाहर आ गए हैं और उनकी ताकत जो है अब आपने देखी। मुझे ये बताएं, शाहरुख जो है उनको कहा गया है कमर दर्द की वजह से पहले तो डिफेंस कराची के एक हॉस्पिटल में रखा गया और उसके बाद जो है एक मुबैना तौर पर निजी अस्पताल जो है, क्लिनिक जो है, उसको रेंट आउट किया गया उनके ख़ानदान की जानिब से, और ऊपर वाला जो बलाई मंजिल है उसको बना दिया गया उनके लिए एक स्वीट, और मुबैना तौर पर गाड़ी भी फराहम की गई। तो कमर दर्द की वजह से डेथ पेनल्टी के जो कैदी है उसको शिफ्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कौन कौन से हॉस्पिटल? उसमें ये मेरी सबमिशन है कि इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो पुलिस का यानी कि जेल पुलिस का निज़ाम है ना जी, वो भी थोड़ा सा ठीक होने वाला है। उसमें मेरी सबमिशन ये है कि जो आम आदमी जब बीमार होता है ना जेल में, तो वो बेचारा अपने जेल के अंदर रहते हुए अपनी यानी कि ट्रीटमेंट करवाने के लिए ना यहाँ हमारे पास अदालतों में धक्के खा रहा होता है, और ये अदालतें जो हैं फिर उस बंदे बेचारे को इंसाफ मुहैया करती हैं। ठीक हो गया, उनके ऊपर फिर नहीं रिलायंस किया जा सकता। फिर वो यहाँ पे जेल से रिपोर्ट आती है डॉक्टर्स की कि ये बीमार है जी, फिर वो अदालत आलिया हुक्म करती है कि जी आप इनको जो है ना हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, ये ट्रीटमेंट करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट है। यहाँ पे देखें ना कि उनको मसला ही नहीं हुआ अदालत में आने का, उन्होंने, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया फ़ौरन से पहले। यहाँ पे तो कई ऐसे वाक़यात हैं ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कि जेल के अंदर बेचारे लोग जो गरीब हैं जो मौजूद हैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती, वो जेल के अंदर मर जाते हैं। कानून के मुताबिक चलने वाले मर जाते हैं। डेफिनेटली जी, फिर क्या किया जा सकता है जी, अगर किसी गरीब की को दाद रसी करने वाला, ये अदालतें देखें ना, अदालत में कोई आएगा दाद रसी होगी ना। अब मोस्टली लोग अदालत में आते हैं, उनकी दाद रसी हो जाती है। अब एक बंदा अदालत में आना ही नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए क्या निज़ाम है? उसके लिए कोई निज़ाम नहीं है जनाब। अफोर्ड करना, ये बहुत अच्छी आपने बात की कि अफोर्ड करना बेहद मुश्किल है। अदालत के केसेस, रेंट्स, और बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और बहुत से लोग जो इंसाफ हासिल करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि इतना जो है वो पैसे जो है उसको खर्च नहीं किया जा सकता। मुझे ये बताएं कि एक डेथ पेनल्टी का जो मुजरिम है उसको जेल में सहूलियात कौन सी दी जाती है? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जब उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने जब दौरा किया तो जेल में उनको बड़ा मैट्रेस दिया गया था, टीवी दिया गया था, उनको कारपेटेड रूम दिया गया था। ऐसा रूम दिया जाता है कोई, या डेथ पेनल्टी कोई सेल भी मौजूद होता है जेल? नहीं, उसमें ये है मेरी गुजारिश के जेल के अंदर ना जो ये डेथ इम्प्रिजनमेंट के जो अक्यूज़ड होते हैं ना जी, उनके लिए एक सेल तो पहली बात अलग होता है। दूसरा ये उनके लिए थोड़ी बहुत ही फैसिलिटीज़ होती हैं चूँकि उनको डेथ इम्प्रिजनमेंट हुई होती है, ठीक होगी बात। तो उसमें ये होता है ना कि जैसे उनके लवाहिकीन है उसको मतलब मिलने से रोका नहीं जाता, वो मिल लेते हैं आराम से। बाकी जो अक्यूज़ड होते हैं ना, जैसे ये चोरी के मुकदमात में, मतलब जेल के अंदर जाके मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, वो एक सिस्टम है उनका मिलने का रखा हुआ। ये नहीं है कि पूरा जपियाँ डाल के मिलना, मतलब एक उनका सेटअप है, एक रूल एंड रेगुलेशन है। हम लोग मिलते वैसे ही मिल सकते हैं? हाँ, मतलब SOPs उनके बने हुए हैं वहाँ पे मुलाकात करने के ना, SOPs बने हुए हैं जेल के अंदर। तो वो जो जिसको डेथ पेनल्टी मतलब होती है ना, जिसको
मतलब जैसे कहते हैं सजाए मौत हुई होती है उर्दू में जिसको कहते हैं, तो उस बंदे को उसके लवाहिकीन जो है ना आसानी से मिल सकते हैं, ये उसके लिए सहूलत होती है। और दूसरी बात रहेगी कि वो उसको जो बाकी फैसिलिटीज़ आप टीवी वगैरह वाली कह रही हैं, तो वो डेफिनेटली जेल के अंदर सेपरेट रूम, सेपरेट टीवी। वो तो अगर मैंने तो अंदर जाकर नहीं देखा, मैं इस पे कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, चूँकि अकॉर्डिंग टू लॉ मैं तो बात करूँगा, हर बंदे के लिए अपना एक सिस्टम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ यही है कि जो डेथ इम्प्रिजनमेंट का मुलज़म है ना जी, उसको एक सेपरेट जेल में रखा है, सेल होता है, उनमें इसमें रखा जाता है और उसके लवाहिकीन को मिलने से रोका नहीं जाता, और उसको बाकी मुलज़मों से थोड़ा सा अलहदा करके उसको कह लें कि माहौल उसका ईजी होता है। कह इजी माहौल होता है और काफ़ी इजी हमने देखा वीडियोस में भी, और काफ़ी जो है अलहदा करके भी रखा गया। मुझे ये बताएं कि अपील्स अक्सर सुना जाता है कि जिसकी सज़ाए मौत की सज़ा हुई, अपीलें लगी, तो अगर एक आम शहरी है, एक आम इंसान है जिसे आम अल्फाज में हम कहते हैं, उसकी अपील लगने में इस किस्म के केस में कितना अरसा लगता है और कितने अरसे में वो बरी हो जाता है? नहीं, वो असल में ये बात नहीं है, ये शायद किसी गलत इंटरप्रटेशन हुई है इस मामले में, कि ये एक मेरा ख्याल है टाइम पे ही लगी है अपील, चूँकि 2017 में ये मामला जो है ना वो हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ था, ठीक होगी बात। 2018 में ये मामला चला गया था जनवरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो 2022 आ गया, तो 4 साल हो गए हैं तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो ऐसी बात नहीं है, 4-5 साल तो अपील में फ़िक्स होने में लग जाते हैं, ये रूटीन मैटर है। हाँ, बाकी ये एक बात ज़रूर है कि इंसाफ के तकाज़े काम पूरे हुए हैं या नहीं हुए, वो एक अवामी डिबेट है, वो लोग करते हैं, वो उनका राइट है कि इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए हैं या। मैं इसमें कंक्लूड इस बात में ये करूँगा, देखें ना, इंसाफ मुहैया किसी एक अदारे की वजह से नहीं होता। इंसाफ में मुख्तलिफ अदारे मतलब उसकी बैक पे होते हैं, पुलिस हो गया, जुडिशली हो गया, वकील हो गया, एक पूरा मेकानिज़म है। अब कहीं से भी एक जगह से भी अगर मिस्टेक हो जाती है या अपना प्रॉपर एफर्ट नहीं होती उस मुलज़म को सज़ा दिलवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक तो फिर मामला वैसे ही हल्का हो जाता है जी। अदालत मैं समझता हूँ ये नीचे ही मामला सारा ख़राब हो चुका था, जैसे डिले हुआ, फिर वो प्रॉपर FIR नहीं हुई, फिर दहशतगर्दी की दफात लगी, तो मामला नीचे से ही दबाने की कोशिश की जा रही थी, नीचे वाले में। तो मैं समझता हूँ जो नीचे वाला एक सिस्टम है ना जी, उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ना नीचे अगर अच्छा ट्रायल हुआ होगा ना, इसमें मैं वैसे ये मैं भी यंग हूँ वैसे, लेकिन मैं सबमिशन ये करना चाहता हूँ कि यंग लॉयर्स के अंदर ये ज़रूर है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको सबमिशन भी करूँगा कि ट्रायल जो है ना, ट्रायल की वकालत जो है ना वो सीखनी चाहिए, जो क्योंकि उसकी वजह ये है, ट्रायल में अगर मुलज़म के ख़िलाफ़ हम प्रॉपर अच्छे शवाहिद पेश कर दें और अच्छा केस अपना प्लीड कर लेना, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते केस मजबूत ही रहता है। अब ये केस जो कि ट्रायल में ही कमज़ोर, स्टार्ट से प्रोसिक्यूशन से ही कमज़ोर था, तो इसमें क्या होना था, कुछ नहीं। हर इदारे को अपना काम जो है वो इस तरीके से सलीके से करना चाहिए और मेरिट के मुताबिक करना चाहिए। अदालत ने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो कानून के मुताबिक दिए हैं। अब फैमिली को अगर प्रेशराइज करके मना लिया गया, एफिडेविट साइन कर दिया गया, तो वो जो है उस फैमिली का प्रेशर है, उसकी गलत बात है। अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला दिया। मजीद इनमें क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स है, कानूनी पेचीदगियाँ क्या है, मजीद जानेंगे। नाज़रीन, सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कानूनी तौर पर तो सही फैसला किया गया कानून की जानिब से, लेकिन इस तमाम तर मामले को कानूनी बनाने के लिए क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई। सर, आपके ख्याल में कानून के मुताबिक फ़ैसला तो आया, लेकिन कानून के मुताबिक करने के लिए और क्या क्या किया गया? देखिए, हम चीज़ का एक रुख देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते। असल इसमें इशू ये है कि ये सारी पैसे की गेम हुई है। जो शारक जुदोई के पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो है मकतूल के वरसा उनको पैसे दिए, उनको पैसे दे के उन्होंने बरी करवा लिया कॉम्प्रोमाइज़ में। उसके बाद जब ये वहाँ से रिलीज़ हुआ तो इसने वहाँ विक्टी स्टैंड वगैरह बनाया, और जो सोशल लोग थे सोसाइटी के, वो सुप्रीम कोर्ट चले गया, और उसके बाद जो है ना मियाँ साकिब ने साथ साहब ने सूब मोटर नोटिस लिया, और उसके बाद 780 दोबारा लगा दी गई। असल इशू ये है कि अगर जो मकतूल के वरसा हैं वो छोड़ रहे हैं, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हमें असल हक़ाइक़ का नहीं पता, असल हक़ाइक़ बड़े बिटर हैं, वो गरीब हैं या अमीर हैं मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बेसिकली उन्होंने पैसे लेके अपने बेटे की लाश को बेच दिया है। अब उसके बाद मैं और आप सिर्फ कहानियाँ सुना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जब 780 ख़त्म हो गई तो उसके बाद बाकी जितने भी ऑफेंसेस हैं, 302 है, 324 है, 109 है,
एट्सट्रा, वो सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेज है। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेज में किसी भी जगह पे जो है ना, या खून बहा दिया जा सकता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। यहाँ पे बज़ाहिर खून बहा पे नहीं किया गया जो कोर्ट का रिकॉर्ड उसके मुताबिक है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड यही है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है और उस पर ना कोर्ट कुछ कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ना कानून कुछ कर सकता है। थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि 302 जो है उसमें तो सुलह की जा सकती है, मुआफ़ किया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुआफ़ करता हूँ, और बयानात भी दिए उनके फादर ने कि हमने कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन जो दहशतगर्दी की दफ़ा थी 780A, वो भी अगर मुद्दई माफ़ कर दे तो ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो तो आप ही वाज़ेह कर दें कि क्या वो मतलब हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने मुकदमा नहीं लड़ना होता? नहीं जी, ऑफेंस कोई भी है, हमारा भी कानून यही है, पूरी दुनिया का कानून यही है कि कोई भी ऑफेंस होगा सोसाइटी का, तो उसको सोसाइटी में होगा तो उसको सोसाइटी के अगेंस्ट तस्वर किया जाएगा। और जब कोई भी ऑफेंस सोसाइटी के अगेंस्ट होगा तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है उसको लड़ना, और जो प्रोसिक्यूशन है वो स्टेट का ही एक ऑर्गन है, वही उसको लड़ती है। इस पर्टिकुलर केस में जो खोसा साहब की जजमेंट है 3 मेंबर बेंच की, इससे पहले कि उसमें टेररिज्म को डिफ़ाइन कर दिया गया है, उस जजमेंट का सहारा लेके तो इसमें 780A डिलीट हो गई है। 780A डिलीट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद 302 में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और बल्कि फिर आपको बता दूं कि कॉम्प्रोमाइज़ पहले ही हो चुका हुआ था, वही कॉम्प्रोमाइज़ रीइटरेट हुआ, नया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। और जो उन्होंने ये कहा उसके वालिद ने कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो फिर जिस दिन हुआ था उसी दिन ही माफ़ करी था। अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ नहीं किया। अगर उस पर कोई प्रेशर था उसको वो बताना चाहिए था, या उसने पैसे लिए, 2 ही चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है ना कोर्ट्स में भी आके सच नहीं बोलते, और ये भी कि ये उसी रवश का एक शाखसाना है कि जो मकतूल के वरस हैं वो भी सच्ची बात नहीं बता रहे कि किसने पैसे लिए उन्होंने। ये बताइएगा, कमर दर्द की वजह से उन्हें पहले डिफेंस के जो हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद जो है एक निजी हॉस्पिटल मुबैना तौर पर उनको दे दिया गया। कमर दर्द की वजह से अगर करें भी किसी कैदी को या मुलजिम को शिफ्ट, तो कौन से हॉस्पिटल में किया जा सकता है और किस नौयत के जो है बीमार आदमी को किया जा सकता है, और मतलब कितने अरसे के लिए किया जा सकता है? उसका बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर कट प्रिंसिपल है कि जेल के अंदर एक हॉस्पिटल मौजूद है, अगर उस हॉस्पिटल में वो इलाज पॉसिबल नहीं है तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में किया जा सकता है, निजी हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। ये सारा जितना भी प्रोसेस था निजी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा फ्लोर लेके वहाँ उसको रखा, ये सारा पैसे का खेल था। वहाँ पे करप्शन है, वहाँ जो सुप्रीडेंट जेल हैं उन्होंने पैसे ले के बकाऊ माल हैं, सारे करप्शन है। सिंध पुलिस में तो इतनी ज़्यादा करप्शन है कि वहाँ क्रिमिनल जो हैं वो भर्ती हुए हैं, और उन्हीं क्रिमिनल्स ने दूसरे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करना है। और ये उसी, अगर इस केस को टेस्ट केस बनाया जाए तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, अगर उनको करार वाकई सज़ाएँ दे दें सरेआम, जिस तरह इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ओपन डेटरेड पनिशमेंट का जो कुरान और सुन्ना में है, तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में शायद सिंध में और दूसरे सूबों में भी इस तरह के जो ब्लैक शीप्स हैं, जो गंदे अंडे हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में, उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी बरियत के बाद वो जो कुव्वतें हैं जो पैसे के सर पे सब कुछ ख़रीदना चाहती हैं, सब कुछ करना चाहती हैं, वो अपने आप को मज़ीद सिक्योर और पावरफुल फील कर रही हैं, और आम जो इंसान है और आम कोई भी जो शख्स है वो अपने आप को वीक फील कर रहा है कि अगर मेरे पास बिलियंस में पैसे नहीं हैं तो आने वाले वक्त में मेरा क्या बनेगा। सिविल सोसाइटी बड़ी आवाज़ उठाती है, पहले भी उन्होंने दरख्वास्त दी तो बड़ा हाईलाइट हुआ, फिर सोमो मोटो को बाद में उसकी जो है आज खुद नोटिस में जो है वो तब्दील कर दिया गया उनकी दरख्वास्तों को। सर, अब उनके मुद्दईयान ने तो सुलह कर ली, लेकिन अवाम के दिल में बड़ा गम सा पाया जा रहा है। सोसाइटी इसमें किस तरीके से अगर अपील कर सकती है पहले तो, और अगर कर सकती है तो किस तरीके से? नहीं, कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कानून में सिर्फ मुद्दई या उसका कोई गवाह ही अपील कर सकता है। सिविल सोसाइटी ये जो गमो गुस्सा कर रही है यही कर सकती है, ये कर रही है, वो मुझ में भी है, आम में भी है। बुनियादी तौर पे अगर वो जो मकतूल है उसके वरसा माफ़ कर रहे हैं तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम जो है बुरा भला कह सकते हैं। सो वो पूरी सोसाइटी लगी हुई है, लेकिन इस बुरे भले से उसके जो कातिल है उस पर कोई असर नहीं पड़ना, इस बुरे भले से जो मकतूल है उसकी लाश पे कोई असर नहीं होना। इन द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर एक आम इंसान होता, किसी मजदूर का बच्चा होता या कोई और होता, तो क्या, क्योंकि अपील तो लगती है, कोई भी अगर डेथ पेनल्टी हुई है तो उसको कितना अरसा लग जाता अपील लगने में और बाहर आने में बरी हो? बहुत अरसा लगना था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो 20-20, 30-30 साल जिनकी जो है ना उम्र कैद की सज़ा थी, वो उम्र कैद भुगत के बाहर चले गए और उसके बाद उनकी अपीलें लगी। कई ऐसे लोग हैं कि जिनको 2 सज़ाएँ उनके काट ली, उनको सज़ाए मौत हुई
और उनकी जो अपीलें हैं वो तकरीबन 2-2 डिकेड्स के बाद सुनी गई, और उस वक्त जवाज़ ये लिया गया कि एक सज़ा जो थी वो 14 साल या इससे ज़्यादा थी उम्र कैद, इसने वो भुगत लिया, अब इसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती, और इस बुनियाद पर उनको बरी करना पड़ा। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, और हमारे जुडिशल सिस्टम में जो फॉल्ट हैं उनको भी रिमूव करने की ज़रूरत है, और जो फ्रिवलस लिटिगेशन है उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ जितने पॉलिटिकल वकील हैं उनकी से इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो आपने फ़ील किया होगा कि हमारे यहाँ वकील आ जाता है वकील बनने के लिए, कल वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, वो इसीलिए लड़ रहा होता है, उन्होंने एक प्लाट बेचना है, उसकी अब्बा जी की सोसाइटी है, उसने पैसे लगाने, उसने विन कर लेना, और फिर आगे उसी तरह ग्रो करता जाता है। सो जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो जुडिशल नॉर्म्स हैं, जो एडवोकेसी के नॉर्म्स हैं, वो टोटली ख़त्म होते जा रहे हैं, और यहाँ ये एक कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। जितना गुड़ डालेंगे जी उतना ही मीठा होगा फिर। अच्छा मुझे सही ये बताएं कि अगर कानून के मुताबिक और बिल्कुल टाइम पे फैसले होते तो फिर कितने अरसे में अपील लगती और छूटते? फिर तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है, अगर जो कानून के मुताबिक है वो तो ये स्पीडी रेमेडी होनी चाहिए। उसमें मेरे ख्याल में 2, 3, 4 साल के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट तक केस डिसाइड हो जाना चाहिए। काफ़ी अर्सा है, 1 साल सिविल सेशन और 1 साल सुप्रीम कोर्ट, एक साल बहुत है अगर थोड़ा बहुत रश भी है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि पेंडेंसी और बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, और उसमें माजरत के साथ वकला का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि वकला केसेस जो है ना उसको फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वो खुद भी डिले करते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टे ले लिया है, अब मैं भी ये केस करके आया हूँ, उसमें भी जज साहब ने पिछली डेट पे भी वार्निंग दी थी, इस डेट पे भी वार्निंग दे दी है, फिर 1 माह के लिए आगे चला गया कि जी अगली डेट पे स्टे स्टैंड वेकेटेड। जो वकला साहबान स्टे ले लेते हैं वो बाय वन वे और द अदर फिर कोर्ट्स में आना पसंद नहीं करते। इसी तरह ये सूरत हाल है, हम किसी एक आर्गन को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जुडिशरी में जजेस की तादाद कम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वकला की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डिले, उसको भी हम वकला को, हम बार एसोसिएशन को जो है देखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि 1-2 एडजमेंट काफ़ी हैं, हम 1-2-100 एडजमेंट ना लें। सामने सर, आपका क्या नाम है? वहनीवाल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। कितना अरसा हो गया वकालत? मुझे 42 ईयर्स हो गए हैं। 42 इयर्स माशाल्लाह। सर शाहरुख जतोई को बरी कर दिया गया, इस हवाले से क्या? इस हवाले से ये है ना कि लगता यह है कि शवाहद का सही जायज़ा नहीं लिया गया। जिस तरीके से मर्डर हुआ वो दहशतगर्दी तो बनती है, ठीक है ना। असल में बात यह है कि जो लगता है सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से उन्होंने बरी किया, इस हवाले से कि वो जो था ना उनका जो उनका कंप्लेनेंट था ना, मुद्दई था, इनफैक्ट वो उनसे सुलह भी कर चुका था, और यही जो चीज़ थी कंप्रोमाइज़ की, यही ऑनरेबल के जजेस के माइंड में जो थी वो प्रिवेल कर गई कि वो सुलह तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उनको जेल में रखने का फ़ायदा क्या, ठीक है। अदरवाइज़ ये बरीयत का केस, अगर ये सुलह ना हुई होती तो मेरे ख्याल में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का फैसला था वो जो था वो मेंटेन होना था। वाकई कानून के मुताबिक फैसला तो बेशक किया गया, लेकिन सर 10 साल में केस चला भी, ट्रायल भी चला, बीच में वो जो है वो उनकी ज़मानत भी हो गई। कानून के मुताबिक तो सही फैसला कानूनी कर लिया गया तमाम तर सूरत हाल को, लेकिन असल में कानून के मुताबिक जो है ना, कानून के मुताबिक फैसला जो है ना यही बनता था, वो सही हुआ। सही फैसला दिया गया ना। कानून के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बिल्कुल सही किया, हम इसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। लेकिन ठीक है ना, वो क्योंकि वो जो थे जब वो खुद ही उन्होंने कहा कि हमने उनको माफ़ कर दिया हुआ है, और यही वो बात थी जो ऑनरेबल सुप्रीम जजेस में प्रिवेल हुई कि जब कमिटी ने खुद ही माफ़ कर दिया है तो हत्ता कि वो ऑफेंसेस भी आला अदलिया जो है उनमें भी बेल दे देती है, उनमें बरीत कर देती है। जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जो काबिल सुलह होते ही नहीं, जब सुलह हो जाती है उन वो लेसर व्यू लेकर, लीनियट व्यू लेके उनको भी बरी कर देती है। इस केस में भी वो जो शाह ज़ेब था, मकसूद शाह ज़ेब था ना, जो कि उसके वालिद ने उनसे सुलह कर ली हुई थी, ठीक है। सुलह बेसिक वजह बनी ना। मेरा ख्याल में इसकी जो बरीयत की जो मेन वजह थी ना, जो ऑनरेबल जज को प्रिवेल कर गई, वो सुलह थी। वासिफ काहलू एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शाहरुख जतोई साहब अब कहना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे में इतनी जल्दी कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं देता जब इतना हाईलाइटेड केस हो। इस हवाले से आपके क्या एहसासात हैं? एक कानूनी चीज़ अगर हम साइड पे रख के एहसासात पूछें कि बुरा लगता है कि इस तरीके से जुल्म हुआ और इस तरीके से इतनी जल्दी बरी कर दिया? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि एक भी इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये मर्डर तो हुआ, और इसमें जो मुल्ज़िमान थे, जो नॉमिनेट थे एफआईआर में, उनको पकड़ा भी गया, उनको जेल में भी रखा गया, उनको डेथ सेंटेंस भी हुई, उनको सज़ाएं भी हुई।
और अब आके सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया लैक ऑफ एविडेंस पे। और दूसरी ये है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, इसमें शरीयत का भी आ जाता है, दियत का भी आ जाता है कि जी शरीयत कहती है कि अगर आप किसी को कत्ल माफ़ करते हैं तो उसका मुआवजा ले लें। तो पार्टियों की आपस में ये चूँकि शार्फ जतोई वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी पैसे के हिसाब से भी, उन्होंने पैसा लगाया और पैसे की सर पे ये सारी गेम खेली और सुप्रीम कोर्ट से फाइनली जाकर वो बरी हो गए। अब ये हुआ तो जुल्म, अब ये विक्ट्री का निशान बनाते हैं और उनके जो लवाहकीन हैं, जो बच्चा शाज़ेब कत्ल हुआ उसके जो लवाहकीन हैं, उनके ज़ाहिर है कि ज़ख्मों पे नमक तो छिड़का जाता होगा, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने प्रेशराइज़ करके किसी भी तरीके से उनके साथ सेटलमेंट कर ली, उनको पैसे दे दिए ताकि ये पूरी एविडेंस प्रोड्यूस ना कर सकें और हमारा बच्चा बरी हो जाए। वो मुल्ज़मान बरी हो गए उसमें से। जैसे कि आपने कहा कि सुलह कर सकते हैं, खून बहा लेकर, ये हमारी शरीयत भी हमें हुक्म देती है। खून बहा लिए बगैर भी सुलह मुमकिन है कि लेना लाजमी है? खून बहा लिए बगैर भी सुलह मुमकिन है कि आप अल्लाह की खातिर माफ़ कर दें कि हमने रब की रज़ा के लिए इसने हमारे बच्चे को कत्ल किया, हम इसे माफ़ करते हैं। लेकिन शरीयत और कानून ये आपको हक देता है कि आप उसके इवज़ खून बहा ले सकते हैं। ले सकते हैं। लेना चाहें तो ले सकते हैं, छोड़ना चाहें भी तो आपकी मर्ज़ी। सर, अगर हम इस केस में अगर देखें कि अगर सुलह ना हुई होती मुद्दई में और दूसरी पार्टी में, तो ये केस कितना अरसा बाद, अपील तो लगती है हर किसी की, कितने अरसे बाद अपील लगनी थी और मुतवक्के तौर पर कितने अरसे बाद उन्होंने बरी होना? नॉर्मली तो जी जो आम लोग हैं, हम जैसे मैंगो पीपल, वो उनका तो 2-2 4-4 साल अपीलों में टाइम लग जाता है। और जिसके पास पैसा है, ये पाकिस्तान तो मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे पैसा चलो, जैसे मलिक रियाज साहब कहते थे कि भाई हर चीज़ को मैं फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ और फाइलें भागती जाती हैं, लैंड माफिया जो हैं। तो इसी तरह हमारा चूँकि बहसियत कौम ये साइकी बन चुकी है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाता है और वो हर काम से निकल जाता है। पैसे लगते हैं तो पहिए लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताएं कि एक जब ट्रायल चलता है उसके बाद सज़ा होती है, उसके कितने अरसे के बाद अपील की जा सकती है? अपील तो आपने विद इन 90 डेज़ करनी है। विदिन 90 डेज, और अगर शुरू में ही लगी तो आप ट्रायल के बाद कितनी देर में बरी? वो फिर आप फाइल कर देते हैं और उसका टाइम जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो सालों बाद फिर आता है अपील का टाइम। अपील का टाइम जो सालों बाद आता है। अवाम को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से, क्योंकि अवाम बड़ी दुखी है और वो जानना चाहती है कि कानूनी तौर पर फैसला तो बिल्कुल ठीक किया गया, बेहतरी अगर कोई लाना चाहे, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने पहले भी आवाज़ उठाई कि अब फिर आवाज़ उठाई जाए तो दोबारा से कोई एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, बस ख़त्म? जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि ये अल्लाह पाक ने ना इस दुनिया का निज़ाम जो है वो मकाफ़ात अमल से जोड़ा हुआ है, जो आप करेंगे वो भरेंगे भी। तो इसमें सोसाइटी में लोगों को ये चाहिए कि एक तो जो अदम बर्दाश्त है इसको ख़त्म किया जाए, बर्दाश्त का जो है फार्मूला उसको अपनाया जाए और हक सच का साथ दिया जाए, हक सच की बात की जाए, हक सच का साथ दिया जाए, झूठ मत बोला जाए। ये मोरालिटीज़, मॉरली अगर हम अपने आप को ग्रो करेंगे तो हमारी सोसाइटी में चेंज आएगा। अगर मॉरली हम इसी तरह करते रहेंगे और ये इंटरव्यू दे दिया, बातें कर ली, इधर से सुन ली, उधर से सुन ली और रूटीन में वही चीज़ें रहीं, तो फिर ये तब्दीली कभी भी नहीं आ सकती। तब्दीली आपके सोच से, आपके रवैये से और आपके एक्ट से आएगी। आपने सोसाइटी में वो एक्ट करना है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, जब आप नेचुरल उस निज़ाम के ऊपर चलेंगे तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लोगों को परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। परेशानी तब ही आएगी जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे। जिस चीज़ में भी जाएंगे, जिस सेगमेंट में भी जाएंगे, आपको परेशानी ही होगी और ये मकाफ़त अमल। मोहम्मद अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आवाम जानना चाहती है दैयत का कानून असल में है क्या? दैयत जो अज़ा वगैरह डैमेज हो जाता है या जैसे कत्ल बंदा होता है किसी कबीले का या किसी बरादरी का, उसको जो खून बहा के तौर पर दी जाती है वो दैयत होती है। वो सिर्फ कत्ल की दैयत नहीं है, अगर कोई उज़व और वो उसका बाकायदा हदीस में, अब वो दैयत की रकम जो है तकरीबन मर्डर की जो कत्ल की वो तकरीबन 50 लाख के करीब बनती है। उसका चांदी की कीमत के साथ और चांदी के साथ हिसाब किताब होता है कि इतने चांदी हो उसके मुताबिक उसकी जो है। और इसी तरह आँख की अलग है, नाक की अलग है, कोई हाथ कट जाए, बाजू कट जाए, उसकी अलग दैयत है। वो एक किस्म की कंपनसेशन भी होती है, जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको कंपनसेट किया जाए दैयत। चांदी की वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा लेना चाहे दैयत तो वो भी दी जाती है कि नहीं? एक दैयत मुअय्यन है, इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक मुअय्यन है।
उसमें अगर कोई छोड़ना चाहता है, उसका वारिस जो है वो छोड़ना चाहता है कि मैं अपने हिस्से की नहीं लेना चाह रहा, वो छोड़ सकता है, उससे ज़्यादा वैसे को दे दे, लेकिन दैयत की मद में नहीं जाएगी वो, क्योंकि वो जैसे ज़कात का एक निसाब मुकर्रर है कि 2.5% देनी है, बाकी को अलग देता है वो सदका। इसी तरह दैयत है, दैयत मुअय्यन है, मुकर्रर है कि इतनी जो कीमत होगी वो देनी। अगर उससे कोई ज़्यादा देना चाहते हैं वैसे उसे कंपनसेट करो। में दर्ज उतनी होगी जितनी कानून के मुताबिक है, अगर बाहर अगर दूसरा देता है वो दैयत के खाने में नहीं होगी दर्ज, वो तो वैसे कंपनसेशन जैसे सुलह में बात कर जी 2 करोड़ भी देते हैं, सारे लोग दे रहे हैं। सर शाहरुख जतोई केस के हवाले से आप क्या कहें? वो एक तो अगर तो उन्होंने इस्लाम में जबर में सुलह नहीं है, जैसे जबर में तलाक नहीं है, अगर कोई ज़बरदस्ती तलाक वैसे नहीं है, अगर उन्हें माफ़ कर दिया तो ठीक है, अगर अदरवाइज तो वैसे वो ज़्यादती हुई है। वो एक गरीब आदमी था, उसने मर्डर किया और वो बासर बंदा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब आज सुबह खबर चल रही थी कि जी वो गवर्नमेंट उसके खिलाफ अपील दायर करेगी, उसे कल ही बोलना चाहिए था कि ये गलत हुआ, लेकिन चूँकि हमारा जो इंसाफ का मामला चल रहे हैं वो सबके सामने हो जाती है ना चीज़ें, डिले भी हो जाती है और मिलता भी नहीं है लोग। तो नाज़रीन ये तमाम तर सूरत हाल है, कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शाहरुख जतोई केस में जो बरी कर दिया गया, कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया गया, लेकिन कानूनी बनाने के लिए फ़ैसले को किस कदर जो है प्रेशराइज़ किया गया फैमिली को या सिचुएशन को अपने मुताबिक किया गया, ये हम सब ने देखा। आप अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें और हमें बताएं कि इस केस के हवाले से और शाहरुख जतोई के बरीयत के हवाले से आपका क्या कहना है, और बाकी मज़ीद 3 जो मुल्ज़िमान बरी किए गए उनके हवाले से आपका क्या कहना है। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।